नमस्कार आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। इस बेहद ही खास और लोकप्रिय कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को ओडिशा के मयूरभंज में थे और यहां पर जनता के सामने उन्होंने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की सेहत को लेकर फिक्र दिखाई है, चिंता जताई है। कहा है कि जो करीबी नवीन पटनायक के हैं, जब वो मुझसे मिलते हैं तो वो कहते हैं कि एक साल में जिस तरीके से नवीन बाबू की सेहत बिगड़ी है, ये अचानक कैसे बिगड़ गई इतनी ज़्यादा, और क्या कोई साजिश हो सकती है? क्योंकि ओडिशा की जनता को ये जानने का अधिकार है। बीजेपी अगर सरकार में चुनकर आती है तो बीजेपी इस बात का पता लगाएगी, इसके लिए स्पेशल कमेटी का गठन किया जाएगा और उसके बाद जनता को ये बताया जाएगा कि आखिर नवीन पटनायक को कौन कंट्रोल कर रहा है। बीजेपी इसे मुद्दा बनाना चाह रही है, लेकिन बीजेडी और खुद नवीन पटनायक भी कह रहे हैं कि गैर मुद्दे को बीजेपी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए कुछ सवाल हैं हमारे जो हम चाहते हैं कि अपने दर्शकों के सामने रखें, लेकिन उससे पहले आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपके सामने रखते हैं ये कुछ महत्वपूर्ण और अहम सवाल। तो सीएम, सेहत और साजिश, क्या बातें हैं? कुछ सवाल जो हमने पहले ही इनका जिक्र किया था, उन सवालों को पहले अपने दर्शकों के सामने रखेंगे, फिर उन सवालों को टटोलने की, समझने की कोशिश करेंगे। ये सवाल देख लेते हैं। पीएम मोदी ने सीएम पटनायक की सेहत पर जांच की बात कही है। ओडिशा की सियासत में इस जांच के क्या मायने निकाले जा सकते हैं? क्या नवीन पटनायक ओडिशा के कठपुतली सीएम बन चुके हैं, जैसा आरोप बीजेपी लगा रही है? वीके पांडियन, क्या उन्होंने बीजेडी को हाईजैक कर लिया है? ऐसा आरोप क्यों लग रहा है? क्योंकि ये भी साथ ही साथ कहा जाता है कि अगर कोई उत्तराधिकारी है नवीन पटनायक का तो वो पांडियन ही है। क्या बीजेपी गैर जरूरी मुद्दों को उठा रही है, जैसा कि सीएम पटनायक कह रहे हैं? क्या ओडिशा में बीजेपी को नुकसान होने वाला है? और 2 हफ्ते पहले प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से घेरा था नवीन पटनायक को, 2 हफ्ते के बाद सेहत की फिक्र क्या दर्शाती है प्रधानमंत्री की तरफ से? और बीजेपी बीजेडी में जो गठबंधन नहीं हो पाया, इससे प्रदेश की सियासत में क्या जो बदलाव है वो देखे जा रहे हैं? किसको इसका फायदा मिला है, ये भी समझेंगे। आइए हमारे पैनलिस्ट जो जुड़ चुके हैं उनका स्वागत कर लेते हैं स्ट्रेट टॉक में। हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं प्रोफेसर सार्थक बागची, पॉलिटिकल एनालिस्ट है अहमदाबाद से, लेकिन उड़ीसा भी जाकर वहां पर देख कर आए हैं चुनाव का, कैसा वहां पर चुनाव चल रहा है। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट है नीलम चौधरी और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है मुकुल त्रिपाठी। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन शुरुआत में प्रोफेसर बागची आपसे करना चाहूंगी। मैं समझना चाहूंगी कि आप जब वहां पर गए, ओडिशा में गए, चुनाव पर आपने अपना सर्वे किया, जो भी वहां पर आपने करीब से देखा, ये जो बातें पीएम मोदी ने बुधवार को जनता के सामने कही है, स्पेशल कमेटी का गठन नवीन बाबू की सेहत की जांच के लिए, इसे आप कैसे देख रहे हैं? जी शुक्रिया मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। और ये चुनाव काफ़ी सारे बयानों के लिए जाना जाएगा। 2024 का चुनाव की बहुत सारे इस तरह के बयान दिए गए हैं कई पक्षों से, और मुझे लगता है कि ये वाला बयान भी उसी तर्ज पे देखा जाना चाहिए कि ये एक तरह से एक न्यूज़ बनाने की और एक हाइप बनाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अभी अगर देखें हम कि बीजेपी और बीजेडी जो है, बीजू जनता दल, उनके बीच में एक आपस में एक स्टेट फाइट है ओडिशा में। 2014-2019 के चुनाव के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को विस्थापित कर दिया एज द मेन अपोजिशन पार्टी, और बीजेडी जो नवीन पटनायक अभी अपने 5th टर्म के लिए लड़ रहे हैं और वो कई बार सक्सेसफुली चुन के आ चुके हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा एक, जिसको हम पॉलिटिकल साइंस में कहते हैं कि एंट्रेंच्ड है, बहुत ज़्यादा डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी है बीजेडी। और जब हम देखते हैं कि सत्ता में इतने सालों से बने रहने के एवज में उन्होंने एक तरह का एक मेथड तैयार किया है जिसमें कि
ब्यूरोक्रेसी, लोकल लेवल लीडरशिप, पंचायती लेवल पे पार्टी केडर और जो पैरेलल स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे कि महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, इन सबों को मिला के एक बहुत ही ज़्यादा एक तैयार और बहुत ही ज़्यादा एक मतलब संगठनात्मक ढांचा बहुत स्ट्रांग है बीजेडी का, और जिसकी वजह से नवीन बाबू को जो है हर चुनाव में उनको अपना वोट परसेंट इनफैक्ट बढ़ाने का मौका मिल रहा है। और इस बार भी वो 45%, लास्ट चुनाव में भी वो 45% वोट शेयर लाए थे। और इसी तरह से मुझे लग रहा है कि बीजेपी जो कि आना चाह रही है यहाँ पे, और बीजेडी के सामने जो वेलफेयर के मुद्दों पे ज्यादा विरोध नहीं कर सकती, क्योंकि नवीन पटनायक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है बिकॉज ऑफ हिज वेलफेयर पॉलिटिक्स, ऑल्सो वेलफेयर स्कीम्स के लिए भी। तो जो है उन्होंने बाहरी वाला मुद्दा उठाया है कि पांडेयन जो है, वीके पांडेयन, जो कि ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं और नवीन पटनायक की गवर्नमेंट में, और अभी जो है जिन्होंने पार्टी की जिम्मेदारियां भी संभाली है और जो कि अपने आप को भी कैंपेन में काफी दिनों से झोंक रहे हैं। उन्होंने उड़ीसा के हर जिलों का उन्होंने 3 बार लगभग दौरा भी किया है पिछले 1 वर्ष में। और पांडेयन भी जो वेलफेयर स्कीम्स है उनको बहुत टाइटली मॉनिटर करते हैं। पांडेयन की कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन जो है, योजनाओं का जो क्रियान्वयन है, उसमें उनकी भूमिका को एक बड़ा श्रेय ज़रूर मिलता है। अगर मेरे पास सही जानकारी है तो, या गलत है तो उसे ज़रूर आप करेक्ट करिएगा, इसे सही कीजिएगा। इस बीच मैं नीलम चौधरी के पास जाना चाहूँगी। नीलम मैम, आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री के भाषण को किस तरह से देखा जाना चाहिए? प्रोफेसर बागची ने जो कहा है उससे तो ऐसा लग रहा है कि इन सब मुद्दों का वहाँ की जनता पर कोई खास असर नहीं होगा। ऐसे में पीएम मोदी ने इन शब्दों का चयन क्यों किया और स्पेशल कमेटी के गठन की बात आखिर किस सियासी फायदे के लिए कही है? देखिए नेहा, जो नवीन पटनायक है वो अनमैरिड है, उनकी फैमिली नहीं है, मतलब बच्चे वगैरह नहीं है उनके। तो जब आप एक 70 वर्षीय पॉलिटिशियन जो काफी 20-25 साल से डोमिनेट कर रहा है, तो नेचुरली उसकी सेहत 77 वर्ष के व्यक्ति की हो ही जाती है। आप थोड़ा सा तो शरीर से फिजिकली मेंटली आप थोड़ा सा तो डिटीरियोरेट करते ही हैं। तो उस तरीके से आप देखिए, नवीन पटनायक ने शुरू से ही अपने साथ ब्यूरोक्रेट्स को रखा है। उनसे पहले भी एक महापात्रा थे जो 2009-10 तक उनके साथ रहे थे, बाद में उनको चीट भी किया था उन्होंने उन्हें। तो ये जो वीके पांडेयन है, ये बेसिकली तमिल से हैं और उन्होंने उड़ीसा की ही एक आईएएस ऑफिसर जो उनकी बैचमेट थी सुजाता, उनसे शादी की थी और उसके बाद से उड़ीसा में है और ओडिया लैंग्वेज को भी काफी अच्छे से जानते हैं। अब देखिए, हाँ, और प्रधानमंत्री का रिमार्क क्या था कि उनकी सेहत ठीक नहीं है 1 साल से। इसका जवाब जो है वो नवीन पटनायक ने खुद भी दे दिया है कि he used to say that he is my good friend। वैसे प्रधानमंत्री हर किसी को अपना एक अच्छा दोस्त कहते हैं, तो अगर वो उनके अच्छे दोस्त होते तो उनसे फोन से उनका हालचाल भी पूछ सकते थे। दिस इज द पॉलिटिक्स। उन्होंने उनसे फोन करके उनका हालचाल नहीं पूछा, लेकिन पब्लिकली उन्होंने ये कहा कि उनकी सेहत खराब होती जा रही है, इसके पीछे कोई लॉबी है जो उस राज्य को संभाल रही है जी। पर अगर हम इसी का एक कटाक्ष देखें तो हमारे देश को कौन संभाल रहा है? हमारे प्रधानमंत्री पिछले 15 दिन से 80 से ज्यादा इंटरव्यूज दे चुके हैं और वो रैलीज भी कर रहे हैं, तो देश को कौन संभाल रहा है? कितने चीफ सेक्रेटरीज हैं जिनको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिलती चली जा रही है जी। और वो कमेंट कर रहे हैं उड़ीसा के ऊपर, जिससे कि एक तमिल जो ब्यूरोक्रेट है उसको बहुत अच्छे से चला रहे हैं और लोग उन्हें काफी पसंद भी करते हैं। वेल, पब्लिक उन्हें एज ए पॉलिटिशियन कितना जज करते हैं ये तो भी टेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन उनकी इन्वॉल्वमेंट वहाँ के कामों में काफी रहती है और उनके काफी नजदीक के भी रहते हैं। तो वीके पांडेयन एक एफिशिएंट और हार्ड वर्किंग पर्सन है, इसलिए उनके रिलायबल भी रहते हैं। और जहां तक आप देखिए कि जो नवीन पटनायक है वो ओरिजिनली जब यंग एज में थे ना तो पॉलिटिक्स से उनका कोई लेना देना था और ना ही उड़ीसा से। उनकी एजुकेशन भी दोनों दिल्ली में हुई है, तो इसलिए उनकी ओडिया लैंग्वेज की पकड़ फिर भी कम है, जिसके लिए कटाक्ष किया था कि उन्हें ओडिया लैंग्वेज भी नहीं आती है और उन्हें राज्यों जिलों के नाम भी नहीं पता और उनकी कैपिटल भी नहीं पता, ये हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था जी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। जबकि नवीन पटनायक जो है वो एक ऐसे पॉलिटिशियन है जो हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं, इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं, उन्हें फ्रेंच भी आती है। तो एक इतने अच्छे नेता जो आपके मिले हैं, तो यही तो वजह है कि वो इतने पॉपुलर हैं और वो इतना लंबा टर्म निकाल देते हैं। तो आप देखिए कि उन्हें बीजू पटनायक में कमी कहाँ मिली।
कि उनकी सेहत खराब हो रही है और उन्हें उड़िया लैंग्वेज नहीं आती और उन्हें डिस्ट्रिक्ट्स के जो कैपिटल्स नहीं पता। अब ये उनका अपने खुद इस पे मीम बन गए थे। बिल्कुल, तो ये सिर्फ एक पॉलिटिक्स है, वो वहां की जनता को अपने पक्ष में करना चाहते हैं, जो एक टोटल फेलियर और वो कर भी नहीं पाए हैं। जी, ओडिशा की सियासत में पीएम मोदी का ताज़ा भाषण, इसने किस विवाद को जन्म दिया है, या फिर कहीं ना कहीं नवीन पटनायक को कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन बीजेडी को हाईजैक कर चुका है, इस तरह की बातें, मुद्दों को उछालने की कोशिश जो बीजेपी कर रही है, इसका कितना असर ओडिशा की जनता पर देखने को मिल रहा है। और ये क्यों कहा जा रहा है कि बीजेडी और बीजेपी जिसका गठबंधन नहीं हो सका, और इसका किसको फायदा मिल रहा है? कहीं बीजेपी को इसका नुकसान तो ओडिशा में नहीं हो रहा है? हमारे साथ मुकुल त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। मुकुल जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि पीएम मोदी 2 हफ्ते पहले कुछ और भाषण बोलते हैं, वो जैसा कि नीलम जी ने यहाँ पर कहा कि वो उड़िया लैंग्वेज ना आने को लेकर उनको घेरते हुए दिखते हैं, उसके बाद 2 ही हफ्ते के बाद उनको उनकी सेहत की फिक्र होने लगती है, जबकि वो चाहते हैं कि मित्र हैं, अगर मित्र नहीं भी हैं तो भी मुख्यमंत्री अगर किसी की सेहत की साजिश की बात हुई तो आप सीधे सीधे फ़ोन कर सकते हैं, जैसा कि संदेश खाली के पीड़िता को उन्होंने फ़ोन कर लिया था। मुकुल जी। जी देखिए, बिल्कुल ये पॉलिटिक्स है, इसमें सब कुर्सी का खेल है। मित्र और शत्रु राजनीति में कोई नहीं होता जी। अभी जो हाल का बवाल चल रहा है, जिस तरह से नवीन पटनायक का हाथ एक श्रिंक हो रहा था, वो पार्किंसन की एक बीमारी होती है, उसका मेंटल हेल्थ से कोई लेना देना नहीं होता, वो एक्चुअली एक एज के बाद आती है, काफी बुजुर्गों में आती है। बात करते हैं सेकंड, वहां पे जो इस वक्त घटनाक्रम चल रहा है, बीजेपी को लग रहा है हरी भरी खेती हमको मिल सकती है, क्योंकि आपने देखा होगा हाल के दिनों में बीजेपी से धर्मेंद्र प्रधान जी जो वहां से आते हैं वो बहुत हमलावर हैं। और हमलावर इसलिए है कि अगर कुछ, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ हो रहे हैं, और उसमें अगर बीजेपी को सफलता मिलती है तो धर्मेंद्र प्रधान को मुख्यमंत्री के रूप में बीजेपी प्रोजेक्ट कर सकती है, और धर्मेंद्र प्रधान के लोग भी ये मानते हैं जी। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए धर्मेंद्र प्रधान जितना हार्ड हो सकते हैं, और वही हाल मोदी जी कर रहे हैं। अब आती है बात पांडेन की, तो 2000 बैच का आईएएस है और 2011 से नवीन जी के साथ जुड़ा हुआ है। नवीन जी इससे हर सलाह लेते राजनीति को, चाहे कोई, जैसे अभी सार्थक जी ने बताया, नीलम जी ने बताया, वो भरोसा करते हैं, बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। इवन अभी जो हाल ही में दिल्ली में बैठकें हुई थी दोनों दलों के गठबंधन को लेके, तो वहां पे पांडेन को भेजा गया था, और पांडेन से उनकी बात नहीं बनी, वो विधानसभा इलेक्शन से शुरू हुई थी और वहीं पे खत्म हो गई। बीजेपी जो चाह रही थी वो 80 के आसपास सीट चाह रही थी और नहीं देना चाह रही थी बीजेडी। क्यों देगी भाई, जब ऑलरेडी उसकी सरकार चल रही है। तो 2 राउंड की बैठक में पांडेन ने नवीन पटनायक को रिप्रेजेंट किया, चूंकि वहां का इतिहास जो है वो उनके पिताजी के थ्रू चल रहा है नवीन के, और इसको जो पांडेन है वो बखूबी 2011 से जब से पीएस बने हैं रेगुलर लाइन से चलाते जा रहे हैं, और अच्छी स्कीमें भी लाए। 2 जगह उनसे चूक हुई, एक तो एग्री पॉलिसी को लेके, और दूसरा चिटफंड घोटाला। चिटफंड घोटाले की आग उड़ीसा तक गई थी, और उसमें ये लोग बीजेपी वाले इनको घेरना चाहते हैं, और बीजेपी की तैयारी आज से नहीं 20 साल से है। वहां उन्होंने छोटे छोटे अपने ग्रुप्स बना रखे हैं जो उनके गांव तक फैले हुए हैं। इसीलिए 8 लोकसभा की सीटें बीजेपी ने जीती थी 2019 में, और 12 मिली थी बीजेडी को जी। अब बात आती है इनके पिताजी और इनकी, दोनों लोगों ने उड़ीसा के लिए बहुत किया है। इनके पिताजी बीजू पटनायक एक पायलट थे, और शायद ही कम लोगों को पता होगा कि बीजू पटनायक वो आदमी थे जिन्होंने नेहरू के कहने पे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को रेस्क्यू किया था, और रेस्क्यू ऐसे किया था कि उन्होंने खेत में विमान उतार के, और उनको वहां से वो नेहरू के कहने पे इंडिया ले आए थे, और वो उस टाइम के उद्योगपति थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। उन्होंने फिर अपनी पार्टी उन्हीं के नाम से बनी, और जब बीजेपी अलग हुई है उसके बाद से नवीन ने पूरा, दोनों लोगों ने संभाला, और संभालते हुए एक अचीवमेंट है कि देश का 6ठा सबसे बड़ा आर्थिक संपन्न एक राज्य बना उड़ीसा। तो ये चीजें इनके प्लस पॉइंट में आती हैं। और जो अभी विधानसभा चल रहे हैं, जो हमारा वहां पे जब से ये डिबेट आपने बोला, तो जितनी बातें हुई उसमें नवीन जी का जो ग्राफ है वो अभी कम होता नजर नहीं आ रहा। और जहां तक
पटनायक की बात है, ये पांडेयन की बात है। पांडेयन जी के साथ एक बहुत अच्छा एक नवीन जी जो अभी नीलम जी ने बताया कि हाँ उनको सत्ता हो सकता है सौंप दें, तो उसके लिए मुझे लगता है कि 2 सीटों पे नवीन लड़ रहे हैं और अगर दोनों सीटों में जीतते हैं और जितना तय माना जा रहा है तो वो एक सीट जो खाली करेंगे वो वीके पांडेयन के लिए होगा जी। उसी के बाद ये इनको एक अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देंगे। जी जी। मैं प्रोफेसर बागची के पास जाना चाहूंगी। प्रोफेसर बागची, क्या आपको ये जो शब्दों का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है कि बीजेटी को हाईजैक कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है, तो इसके बाद चुनाव के बाद जो गठबंधन के आसार लगते हैं या फिर अनुमान लगता है, इन सबको नकार रही है बीजेपी? क्योंकि मैं समझना चाहती हूँ कि पीएम ने कहा है कि भाजपा सरकार बन रही है ओडिशा में, जिसकी संभावनाओं से आपने इनकार किया है क्योंकि नवीन पटनायक की लोकप्रियता में कहीं कोई कमी नहीं है। प्रोफेसर बागची। हाँ जी, मुझे एक्चुअली जब मैं ग्राउंड पे था, इनफैक्ट मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मैं जब भुवनेश्वर में था तब मैंने नवीन पटनायक की एक रोड शो भी देखी और मेरे मतलब 1 फीट के डिस्टेंस में नवीन बाबू जो है अपनी कार में जा रहे थे और वो वहाँ पे बस रुकी उनकी और वहाँ से वो एक स्टेज पे निकल के लिफ्ट में निकल के ऊपर आए और उन्होंने थोड़ा बहुत ही टूटी फूटी उड़िया में बट उन्होंने कहा कि जोड़ा शंखो विच इज बेसिकली जोड़ी शंखो, दैट मीन्स बेसिकली 2 शंख जो उनका पॉलिटिकल सिंबल है बीजेडी का, और एक पार्लियामेंट के लिए और एक असेंबली के लिए। और उन्होंने अपने कुछ स्कीम के बारे में भी बताया, वो इम्पोर्टेंट है, वो उसका नाम है बीजू BJSKY, बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना, और वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर स्कीम है जिसके मैं वेलफेयर पॉलिसी के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि हमको ये जानने का मतलब भी ये होना चाहिए कि ये जो इतनी पॉपुलैरिटी है, ये जो इतनी सफलता है, ये जो इलेक्टोरल जो स्ट्रेंथ आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। तो एक उसका एक बनता है कि रीजन ये बनता है कि ये इस टाइप की जो वेलफेयर स्कीम है जो BJSKY है उसके अंतर्गत महिलाओं को 10 लाख रुपए तक ट्रीटमेंट पैसा मिलता है और पुरुषों को 5 लाख रुपए तक। तो ये बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट एक स्कीम है। हालांकि वापस आता हूँ मैं उस मुद्दे पे जो आपने पूछा, और मुझे लगता है कि ये एक पैटर्न है। आप अगर देखेंगे ऐसे जो क्षेत्रीय दल है जिनमें की क्लियर सक्सेशन पैटर्न नहीं है, जैसे कि नीलम जी ने भी कहा कि नवीन पटनायक शादीशुदा नहीं है, उनकी कोई एक जो सक्सेशन प्लान नहीं है पार्टी में। और ये सिर्फ यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ओडिशा में प्रधानमंत्री आके खुलेआम कह रहे हैं कि एक कमेटी गठन करेंगे, पर वैसा ही बहुत सिमिलर एक विवाद हो रहा है नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेके भी बिहार में, और वो भी बहुत ज्यादा सिमिलर केस है कि नीतीश कुमार का भी जनता दल यूनाइटेड में कोई क्लियर सक्सेशन प्लान नहीं है। तो और जबकि वो एक पॉपुलर मुख्यमंत्री है और वो सेंट्रलाइज्ड मुख्यमंत्री, उन्होंने अपने कमान में सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस रखा था विद द हेल्प ऑफ ब्यूरोक्रेट्स। तो ये हम देखते हैं कि क्षेत्रीय दल जहाँ पे कि एक सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप और सक्सेशन जो हमने प्लान नहीं की है जिन लीडर्स ने, जैसे कि ममता बनर्जी ने अपने भतीजे को बनाया है सक्सेसर, तो इसके लिए वहां पे बीजेपी इस तरह के हथकंडे नहीं अपना पाएगी। पर उड़ीसा में, बिहार में हम देखेंगे कि एक तरह की जो असहजता रहती है इन दलों में वो उभर के आ रही है कि लीडरशिप का क्लियर एक पैटर्न नहीं है और एक क्लियर प्लान नहीं है। पर उसके अलावा भी ये जो बाहरी वाला मुद्दा है जो बीजेपी को कई बार फेस करना पड़ता है, जैसे कि बंगाल में बीजेपी को फेस करना पड़ रहा है कि वो बाहरी है, बाहरेगा तो उस तरह से बीजेपी इस बार यहाँ पे यूज कर रही है। पर एक चीज ये भी है कि अगर हम हिंदुत्व को भी ले या फिर अगर हम कास्ट पॉलिटिक्स को भी ले तो बीजेपी का जो हिंदुत्व है वो उड़ीसा के हिंदुत्व पॉलिटिक्स और उड़ीसा के पॉलिटिक्स में जिस तरह से रिलीजन का इस्तेमाल होता है उससे काफी अलग है। और ये हमने तब भी देखा था जब एक संबित पात्रा जो उनके बहुत स्टार प्रचारक है और उनके उम्मीदवार भी है पुरी में, और मैं प्रधानमंत्री के रोड शो में भी था पुरी में, जहाँ की मैं देख के थोड़ा ताज्जुब था कि प्रधानमंत्री के रोड शो में भी ज्यादा भीड़ उतनी हो नहीं पाई जितनी की प्रधानमंत्री के अमूमन बाकी विजिट्स में होती है। और ये भी दिखाता है कि एक संगठनात्मक जो कमी है बीजेपी में वो अभी भी पैन ओडिशा में एक वो एग्जिस्ट करती है। पर दूसरा जो था कंट्रोवर्सी जो हो गई थी कि संबित पात्रा ने
प्रभु जगन्नाथ को लेके कुछ एक विवादित बयान कर दिया था, जो कि ये बताती भी है कि अभी भी जो है बीजेपी की जो चिंताधारा है या फिर बीजेपी की जो लीडरशिप है वो ओडिशा के जिस तरह के जो कल्चर है और जो रिलीजन है उसको उतनी ठीक तरह से समझ नहीं पाई है जी, और जो कि ओडिशा के पॉलिटिशियंस और ओडिशा का जो क्षेत्रीय दल है वो कर रहा है। इसीलिए हम देखते हैं कि नवीन पटनायक के जो बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, अभी उन्होंने अपने लेटेस्ट वेलफेयर प्रोग्राम्स में उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया है इस बार कि वो ओडिया लैंग्वेज और ओडिया कल्चर के ऊपर में कम से कम 500 से 1000 करोड़ रुपए का एक प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट वो दिखा रहे अपने जो मैनिफेस्टो में इस बार के। तो वो भी एंगल है कि वो ये भी कवर कर रहे हैं कि ओडिया का जो प्रमोशन होगा वो एक ओडिया दल कर सकता है, न कि एक बाहरी दल। तो वो भी इस तरह से बीजेपी को बाहरी बोलने में एक तरह का नैरेटिव जो है वो उसका गठन किया वहाँ पे वो मजबूत दिख रहा है। और कहीं ना कहीं इसीलिए जो पीएम मोदी हैं वो सीएम की सेहत के प्रति चिंतित दिखकर ही जनता में कहीं ना कहीं एक सिंपैथी जो है अपनी तरफ से आकर्षित करने की, अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हुए कह जा सकते हैं कि ये ज़रूर उनका मकसद हो सकता है। आज सवालों को थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे कि ओडिशा में विधानसभा और लोकसभा दोनों ही चुनाव हो रहे हैं। विधानसभा के जो चुनाव है वो 4 चरणों में कराए जा रहे हैं। आखिर इसका क्या मकसद हो सकता है, इसका सियासी लाभ किसको मिल रहा है? इससे अगला सवाल लेंगे कि कहीं ना कहीं 4 चरणों का ये सवाल मेरा रह गया है कि विधानसभा जो चुनाव कराए गए हैं इसका क्या मकसद और किसको ज़्यादा फायदा, और 21 सीटें जो लोकसभा की है ओडिशा में उसे लेकर अमित शाह ने ये दावा किया है कि 17 सीटें बीजेपी जीत रही है। इस दावे पर उनका क्या आकलन, लेकर चलेंगे दर्शकों को मुकुल जी के पास। मुकुल सर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि ओडिशा जैसे राज्य में क्या ज़रूरत आपको लगती है कि 4 चरणों में विधानसभा का जो चुनाव हुआ या फिर जो लोकसभा का चुनाव ही हो रहा है, इसे लेकर आपका क्या आकलन, और साथ ही साथ अमित शाह का दावा कि 21 में से 17 सीटें तो बीजेपी जीत रही है? देखिए, दावा और उस पर तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। दावा तो 400 पार का भी है। अब वो कितना आता है वो अमित शाह और मोदी जी बेहतर बता सकते हैं कि उन्होंने कैसे किया, क्योंकि जमीन की स्थिति हम लोग देखते हैं ना यहाँ पे। मुकुल जी, 400 पार वाला नारा अब मुझे लगता है बहुत पीछे रह गया है। अब मुझे लगता है कि स्टार प्रचारक भी इसका इस्तेमाल करना बंद कर चुके हैं, अगर मैं गलत ना हूं तो। जी, तो उस स्थिति में उनका किसी भी जो दावा है कि हम इतना पार करेंगे उतना पार करेंगे, जो भी संख्या वो बताते हैं, तो वो पूरा भी कर सकते थे। लेकिन जो जमीन की स्थिति है, जमीन की स्थिति में कुछ चीजें नवीन जी की के पॉजिटिव में, जैसे अभी हमारे सहयोगी सार्थक जी ने बताया, और सारी चीजें जो ग्राउंड लेवल पे हैं, तो उसमें बीजेपी के लिए भी अपने को एक जमीन दिख रही है कि एक नेता अगर जा रहा है और दूसरे को जो सेकंड लाइनर है उसको अगर हम डैमेज करते हैं तो चीजें काफी हमारे फेवर में आ सकती हैं, उनको दिख रहा है। और दिखने की वजह है कि बीजेपी पिछले 20 सालों से, मतलब 2-3 दशक हो गए हैं, वहां से रेगुलर काम कर रही है, और इन्होंने गांव में वनवासी केंद्र बना रखे हैं, जिससे काफी हद तक बीजेपी को जो सफलताएं मिली है, 8 सीटें लोकसभा में मिलना कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन वहीं पे ये सिमट के 23 सीटें विधानसभा में आ जाना, तो उन चीजों में कहीं ना कहीं कुछ है। और बीजेपी शुरू से एंटी क्रिश्चियंस मूवमेंट चला रही है। जो वहां के हिंदू कम्युनिटी है उन सबको एकजुट करने के लिए ये लोग पहले से काम कर रहे हैं, उसमें संघ भी है और बीजेपी के भी लोग हैं। तो उनको लगता है कि अगर ये जमीन थोड़ी सी भी फर्टाइल है हमारे लिए, तो इसका पूरा उपयोग करें। और उसी उपयोग में धर्मेंद्र प्रधान का चेहरे को फ्रंट पे लग के मोदी जी भी बोल रहे हैं, अमित शाह भी बोल रहे हैं, और धर्मेंद्र प्रधान, तीनों लोग, धर्मेंद्र प्रधान चूंकि वहीं से आते हैं तो वो सबसे फ्रंट पे हैं, क्योंकि उनको अपने एक आगे का दिख रहा है कि अगर यहाँ से कुछ पार्टियन अगर डैमेज होते हैं, या इनको जैसे भी बोला उसमें दोबारा नहीं जाऊंगा कि ये तमिल और उड़िया अस्मिता की बात को लेके बीजेपी ज्यादा एग्रेसिव है जी। अब यहाँ पे जब अस्मिता की बात आ जाती है तो जाहिर बात है लोग सोचने को मजबूर हो जाते हैं, वो चीज कितनी नवीन पटनायक उसको ठीक कर पाते हैं। और उनकी जो छवि है, जाहिर बात है महिलाएं, जैसे मोदी जी के लिए देश में महिलाओं की सुरक्षा और उसकी जो एक ढिंडोरा पीटा जाता है, और महिलाएं भी काफी हद तक मैं मानता हूं राशन और उसपे सपोर्ट करती हैं। वही हाल उड़ीसा में नवीन जी का है, महिलाओं के लिए काफी उन्होंने किया है, और करीब 70 से 80 लाख के ऊपर आसपास महिलाएं हैं जो इनका प्रॉम्प्ट वोटर है। उसमें 2-4% इधर उधर हो जाए, लेकिन जो अगर
जैसे जिसको अगर सुविधा मिल रही है, जैसे अभी बताया उसके बीच मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी जितनी योजनाएं बहुत अच्छी चला रखी हैं। तो नवीन की सेकंड लाइन को डैमेज करके बीजेपी इस चीज को उड़िया स्मिता को लेके वहां पे अपनी जमीन खोज रही है, और उसमें वो कितनी सफल होती है वो विधानसभा इलेक्शन में जो हमारा अपना आकलन है, नवीन जी को हिला पाना भी मुश्किल है। हाँ, सीटें बढ़ सकती हैं, जैसे 212 213 बीजेडी पाई थी, उसमें 10-5 सीट कम हो जाए, बीजेपी की 23 से 33 हो जाए, कांग्रेस 12-13 पे थी, वो आके 8 पे आ जाए, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति वहां पे उतनी अच्छी नहीं है। जी, कांग्रेस क्या जिक्र आया, तो मैं प्रोफेसर बागची से कांग्रेस की स्थिति को समझ लेना चाहती हूँ कि ओडिशा में आप कांग्रेस की स्थिति को कैसे देख पा रहे हैं। पूरी सीट से एक खबर सामने आई थी, किस तरह से फंड का हवाला देते हुए कांग्रेस की उम्मीदवार ने टिकट ही वापस कर दिया था, तो संबित पात्रा के लिए वहां का भी मैदान साफ हो गया था। सार्थक जी। हाँ जरूर, आई मीन कांग्रेस उड़ीसा में काफी समय से थोड़ा मतलब एक पिछड़ते अभी वो मतलब रेस से गायब हो चुकी है। ये कहना मुझे नहीं लगता कि ये अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि बीजेपी 2014 के बाद से ही, इनफैक्ट 2009 के ऑनवर्ड्स भी कांग्रेस को जो है एक सेकेंड पार्टी या फिर अपोजिशन पार्टी, मेन अपोजिशन पार्टी के पोजीशन से हटा चुकी है, और बीजेपी ने अपने आप को एस्टैब्लिश किया है। पर हालांकि कांग्रेस और फंड्स की कमी भी है, और आपका ये सवाल लिंक होता है जो आपने पहले एक सवाल पूछा था, जिसका मुझे लगता है हमने ज्यादा डिस्कशन नहीं किया, कि 4 चरणों में चुनाव होने से किसको फायदे हैं। और ये एक बात बहुत ही मतलब लॉजिकल बात है कि 4 चरणों में चुनाव होने से उस पार्टी को फायदा होगा जिसके पास चुनाव में ज्यादा धन है, धनबल है, और चुनाव प्रचार करने की ज्यादा शक्ति है, और अपने धनबल को इस्तेमाल करके 4 चरणों में वो अच्छे से एक एक्सटेंडेड कैंपेन चला सकते हैं। पर हालांकि बीजेपी के पास हम जानते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड से भी और कई जगहों से भी ज्यादा मतलब अतुलनीय अमाउंट ऑफ धन है, पर बीजेडी भी एक ऐसी पार्टी है अमंग द रीजनल पार्टीज जिसको इलेक्टोरल बॉन्ड से बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ डोनेशंस मिला है, क्योंकि ओडिशा में माइनिंग, ओडिशा के बारे में ये कहते हैं कि ओडिशा का पॉलिटिक्स बहुत रिच है और स्टेट बहुत पुअर है, तो ये भी एक मतलब इट्स अ रिच स्टेट ऑफ पुअर पीपल, ऐसा एक कहने में आता है। वहाँ पे जर्नलिस्ट से मैंने ये सुना था ये बात, और ये बात सही है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स ऑल्सो, बिकॉज बीजेडी का भी अगर हम कैंपेन देखें तो 4 चरणों में उन्होंने भी अपने जो पॉलिटिकल डोनेशन है उसको सही से इस्तेमाल करके एक बहुत ही एक एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक और बहुत ही एक डायनामिक सा कैंपेन वो लोग कर रहे हैं। तो 4 चरणों से जिस तरह की आकांक्षा रही होगी कि अगर 4 चरण करेंगे तो क्षेत्रीय पार्टीज उतने मजबूती से नहीं लड़ पाएंगी, वो ना तो उड़ीसा में होता दिख रहा है, ना ही 7 चरणों में बिहार में होता दिख रहा है। तो क्षेत्रीय पार्टी भी अपना धनबल लगा के कर रही है, लड़ रही है। एक ये मुझे लगता है ये वाला पॉइंट शायद से हमारा रह गया था एनालिसिस। बिल्कुल। नीलम जी से एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। तमिलनाडु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सियासत का फोकस है, दक्षिणी राज्यों को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो तमिलनाडु के नाम पर ओडिशा में अगर बीजेपी कुछ गेन करने की कोशिश कर रही है तो क्या ये दाव उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि डिजिटल इंडिया का ज़माना है, डिजिटल सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन है, जानकारियां हैं, वो तो बिजली की गति से भी तेज़ी से पहुंच जाती हैं। नीलम जी। जी नेहा, देखिए एक तरफ तो हम अनडिवाइडेड भारत की बात करते हैं, एक मजबूत भारत की बात करते हैं, और दूसरे हम एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश के साथ लड़ाने की। हमने देखा है कि बहुत सारी पार्टियों को तोड़ा गया है, एनसीपी को, शिवसेना को, बहुत सारे लीडर्स को अपनी तरफ मिलाया गया है। तो आप धन बल से ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो बेसिकली आपकी यूएसपी क्या है कि आप तोड़ो, जो मजबूत है उसको किस आधार पर आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। अब बिहार में उड़ीसा में आपके पास क्या है, देखिए 2002 में शुरुआत में बीजेडी और भाजपा ये इनका अलायंस था जो राज्य की सरकारों में। तो उस वक्त 2008 में जो एक जगह थी कंधामल, वहां पे दंगे हुए थे, जैसे गोदारा गुजरात में हुए थे, उसी तरह से हिंदूज और क्रिश्चियंस के बीच में बहुत लार्ज स्केल की जो लोग थे वो मारे गए थे, क्रिश्चियंस के घर जलाए गए थे और महिलाओं के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया था। उसके बाद से बीजेडी ने भाजपा के साथ जो अपने संबंध खत्म कर लिए थे कि आप कम्युनल वे पे जा रहे हो। तो वो जो एक उन्होंने अपनी लाइन ली थी, उसके बाद से भी जो बीजू पट्टायक है, नवीन पट्टायक, इनका कद बड़ा था लोगों में। तो ये एक झटका भाजपा के लिए रहा है, वो जो अपनी जमीन तलाश कर रहे थे, उसके बाद उनके
साथ रास्ता बंद हो गया। इवन 2014 में तो 21 में से 20 सीट जीती थी जी। तो ये दबदबा था नवीन पटनायक का। ठीक है, समय के साथ आप 2019 में देखें जो पुलवामा के वे बहुत सारे राज्यों में उन्होंने सीट्स गेन करी, जिसकी वजह से वो 303 तक पहुंच गए थे। लेकिन अभी 2024 में हालात अलग हैं। अब देखिए, पहले और दूसरे फेज के बाद इंडिया जो है वो एज ए अलायंस जो है वो बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। बेशक उनके पास पैसे की कमी है, लेकिन जो लोग उनके साथ जिस तरह से जुड़ते जा रहे हैं और जो हमारे प्रधानमंत्री की भाषा का स्तर गिरता चला जा रहा है, तो ऐसा लगता है कि जनता चुनाव खुद लड़ रही है और उन्हें एक वेंट मिला है इंडिया के थ्रू। तो उनके थ्रू वे प्रधानमंत्री मोदी के साथ सीधे सीधे टक्कर में है। और यही चीज जो प्रधानमंत्री ने कोशिश की है उड़ीसा में कि वहां की जनता को उनके सीएम के अगेंस्ट बरगलाया जाए और जो तमिल वाला एंगल है वो साथ में पुट कर दिया जाए। तो वो इस तरीके के तरीके जो है वो भाजपा जो इनोवेट करती रहती है कि कहाँ किसको किसके अगेंस्ट लड़ाना है और वहां से फिर फायदा उठाना है। कहाँ से क्या विभाजित किया जा सकता है जी, कि क्या विभाजित किया है, और जोड़ने की तो बात करते नहीं। तो बट दिस इज पॉलिटिक्स, और वो सिर्फ नंबर गेम खेलते हैं, सिर्फ पॉलिटिक्स खेलते हैं। उन्हें लोगों के इमोशन से, उनकी जरूरतों से वो कोई दूर दूर का रिश्ता नहीं होता, इसलिए अपने प्रोमिसेस भी कभी पूरे नहीं कर पाते। तो यही एक अंतर्द्वंद जो है वहां पे उड़ीसा में भी हमें देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री बार बार वहां के लोगों को, वहां के राजनेताओं को बरगलाना चाहते हैं, जबकि उड़ीसा के सीएम और जैसे पांडियन है और बीजेडी है, ये उड़ीसा को जोड़ के रखना चाहते हैं, उड़ीसा अस्मिता की बात कर रहे हैं। लेकिन नीलम मैम जी, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन इस पूरी चर्चा जी मार्गदर्शक मंडल में भेजना चाहते हैं जी। इस पूरी चर्चा से एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट है कि ओडिशा, जैसा कि बागची जी ने कहा है कि इट इज़ अ रिच स्टेट बट ऑफ पुअर पीपल। कहीं ना कहीं बीजेपी नाकाम रही है अपने लोगों को ही जो है एक बेहतर ज़िंदगी दे पाने में, और इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को ज़्यादा जाता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस बहुत ज़्यादा पिछड़ चुकी है। सामाजिक न्याय की बात नवीन पटनायक करते रहे हैं, लेकिन इसका फ़ायदा कितना इस बार चुनाव में, विधानसभा चुनाव है या फिर लोकसभा चुनाव है, दोनों में मिलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी प्रोफेसर सार्थक बागची आपका, नीलम चौधरी जी आपका, और मुकुल त्रिपाठी जी आपका भी। आप सभी ने कीमती वक्त दिया स्ट्रेट टॉक के लिए। इसके साथ जुड़े दर्शकों से अनुरोध करना चाहूँगी कि आपको इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई कोई भी बात हम तक पहुँचानी है तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ईमेल भेज सकते हैं info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी। अपना ख्याल रखिए, फिर होगी मुलाकात। धन्यवाद।